आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हमारे मसाइल में। इंतखाबी मौसम में हेट स्पीच या फिर कहा जाए गलत बयानबाजी का दौर चल रहा है। नेता अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी पार्टियों को चमकाने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जिससे समाज बट रहा है या बटने की उसको जो है कहीं ना कहीं समाज को बटने का खतरा पैदा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, समझदार लीडर्स हैं जो गलत बयानबाजी के जरिए या गलत बयानबाजी करके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि वोटों का पोलराइजेशन करने की भी कोशिश की जा रही है। आजम खान हो, अमित शाह हो, परवीन तोगड़िया हो, या फिर सहारनपुर के इमरान मसूद, शाजिया इल्मी हो, कोई भी हो, कोई पीछे नहीं है इस गलत बयानबाजी में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, इनका हम तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं गिरीश गोयल साहब, आप आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से भी आप जुड़े हुए हैं, इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं मीम अफजल साहब, आप कौमी तर्जुमान हैं कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं कमाल फारूकी साहब, आप सियासी मामलों के जानकार हैं और कई सियासी पार्टियों में मेंबर भी रह चुके हैं, और एक बयान के चलते इन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी। जो है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गलत बयानबाजी से, ठीक है नेता जो है अपने तौर पर देखते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं वो शायद सही होता है, लेकिन समाज के ऊपर कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है। मीम अफजल साहब, मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं, अमित शाह हो, आजम खान हो, और परवीन तोगड़िया हो, शाजिया इल्मी हो, गिरिराज सिंह हो, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की, ऐसे बड़े नेताओं की जिनको लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, जिनकी समाज में जिम्मेदारी है, सियासी पार्टियों उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी क्या वजह है, ये जानबूझ करके बयान देते हैं या जो है बस ऐसे ही रो में बह जाते हैं और जज्बात में बह करके कुछ भी बोल देते हैं? देखिए, कुछ लोग तो जज्बात में बह करके बोलते हैं, कुछ इसलिए बोलते हैं कि वो बड़े नेता हैं ही नहीं, बड़े बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सामना या ट्रेजेडी ये है कि जो लोग अच्छी साफ सुथरी राजनीति करते हैं, मेरे ख्याल में बस उनको आप डिबेट में बुलाकर बिठाते हो। वो जब कोई अच्छी बात करते हैं वो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती। ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? जब कोई घटना बयान देता है। तो आपने देखा अभी इमरान मसूद जो एक बहुत ही एमएलए रहे हैं और जिला स्तर के एक नेता हैं, हमारी पार्टी में है, बिल्कुल उनका 6 महीने पहले का टेप था, लेकिन मैंने देखा कि 1.5 दिन में मीडिया ने देखा एक नेशनल लेवल की पर्सनैलिटी बना दिया। इसी तरह से गिरिराज सिंह को कोई नहीं जानता था, अभी चंद टीवी डिबेट से मैंने उनको देखा। बिहार की राजनीति में थोड़ा बहुत उनका रोल है, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग पूछ रहे हैं कौन साहब है ये। इसलिए उन्होंने इस देश की हर मोदी की मुखालफत करने वालों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम शायद वो कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं लोग, उनको आप हाईलाइट करते हैं। मैं समझता हूँ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, कि मीडिया को बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस तरह की बयानबाजियों पर एक रोक आपकी तरफ से भी लग सकती है। अगर आप उन्हें दिखाना बंद कर दें तो मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग जिनको शौक है और वो इस तरह से बड़े नेता बनने के चक्कर में रहते हैं, शायद वो इस तरह की बयानबाजी ना करें। अच्छा, मैं मीम अफजल साहब आपको रोकूंगा यहाँ से, 2 बातें कही हैं कि मीडिया का भी रोल होता है कहीं ना कहीं दिखाने का। मैं आपको रोल उनको बढ़ाने का नहीं कह रहा हूँ, रोल तो अपना बात करें। इमरान मसूद की क्लिपिंग थी, वो 6 महीने पुरानी, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस वक्त वहाँ ना तो कोई मीडिया का आदमी था, ना कोई कैमरामैन था, और ना ही कोई अखबार वाला था। वहाँ एक लड़के ने वो अपने मोबाइल के अंदर वीडियो बनाई और उसको यूट्यूब पर डाल दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, उसके बाद वो मीडिया में आया है। जी ठीक है। उसके अलावा अगर हम परवीन तोगड़िया की बात करें तो वहां भी कोई मीडिया नहीं थी, शाजिया इल्मी की बात करें वहां भी कोई मीडिया नहीं थी। तो मीडिया हम पे नहीं जाएगी, चीजें प्रोवाइड करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपसे मैंने ये इतराज नहीं किया कि आपने वो क्लिपिंग बनाई थी या आपने उसको शूट किया था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई प्राइवेट किसी ने बनाया, अगर उसने यूट्यूब पे डाल दिया तो यूट्यूब तक ही महदूद रहता तो अच्छा था। सोशल मीडिया अपना है, बिल्कुल है। मैं तो उसको भी कह रहा हूँ आपसे, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एक नेशनल लेवल पर जो आउटब्रेक होता है उसका, जो एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है, उसके बाद उसी पर डिस्कशन होते हैं शाम को। अब जैसे शाजिया ने बयान दिया, यानी उसका एक वो आया है, वो भी मेरा ख्याल यूट्यूब पर आई है क्लिपिंग, वो देखा मैंने। आज सारा मीडिया उसी पर बात कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की चीजें पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और किसी भी पार्टी का, हम सबके लिए। देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में सीधी हिदायत है ऊपर से। मैं हिदायत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि सोनिया जी और राहुल जी का स्टैंड ये है, बल्कि पूरे भरे हुए जलसे में उन्होंने कहा था, जो हमारे कांग्रेस से मुताल्लिक लोगों का एक जलसा था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर कोई खराब जबान का इस्तेमाल भी करे तो आप उसको अच्छी जबान के अंदर कंडेम करें या गलत उसको कहें, लेकिन आप उस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए जो
कहना चाहिए कि वो अपने भाषा हो। हाँ, अपने स्तर से नीचे गिरने वाली बात ना करें, कोशिश ये करें। फिर भी हमारे लोग भी कभी कभी इस तरह की, तो हम लोग इस मामले में बिल्कुल, हमारे पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ है। हम इसे, और खास तौर पे हेट करने वाले, देखिए जबान की फिसलन में आदमी कुछ बोल सकता है। जैसे शाजिया ने कहा, ये बहुत खतरनाक बात है, और मैं समझता हूँ शाजिया जिस खानदान से आई हैं, मेरे ख्याल में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए इस तरह की बात करने के बारे में। उनके तो वालिद जो खुद मौलाना इसाक इल्मी साहब, जो बाकायदा एक मौलाना की डिग्री उनके पास थी और बहुत अच्छा कानपुर से अखबार निकालते, उन्होंने अपने बच्चों की सबकी तरबियत बड़े मॉडर्न स्टाइल में की है, बड़े सेकुलर अंदाज में की है। उनके घर में कोई बच्ची ऐसा बात करे तो वो हमारे लिए हैरत की बात है। ठीक है, अब उनकी जबान फिसली, क्या हुआ, लेकिन बहरहाल इस तरह की चीजें जो है उसको, अब ये शाजिया इल्मी का जो एक क्लिपिंग था, इस पर अगर कोई जिक्र ना होता तो शायद ये बात खत्म हो जाती। पर आप इसका दूसरा पहलू ये भी तो देखिए कि अगर इस तरह के लोगों की बातें समाज के सामने आएंगी नहीं तो पहचान कैसी होगी कि आपके बीच में कौन अच्छा नेता है, कौन गलत नेता है? कम से कम लोगों को पता तो चले। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें देखना है कि ऐसे लोगों की पहचान इस अंदाज से ना हो कि वो किसी एक तबके के लिए या एक तरह की सोच रखने वालों के लिए हीरो बन जाए। जी गिरीश जी, बिल्कुल आपका ताल्लुक जो है वो आरएसएस से भी है, और इसके अलावा जो है आप सहाफी की हैसियत से भी अपना जो है वो रोल निभा रहे हैं तरीके से। क्या लगता है जो बयानबाजी है, गलत बयानबाजी हम इसको कहेंगे, हेट स्पीचेस जो होती है ये लीडर्स की तरफ से, आपको लगता है कि ये जज्बात में बहकर के वो बोल देते हैं या फिर वाकई प्लान वे में करते हैं सारा काम? उनको पता होगा कि होगा क्या, इसका असर क्या होगा? एक पत्रकार के नाते तो मुझे ध्यान में आता है कि जगह जगह पर जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ की कुछ स्थानीय समस्याएं हैं और उन समस्याओं के कारण से वहाँ का नागरिक जो है गोलबंद है और जिनका बहुमत वहाँ पर है उस दिशा में नेता बढ़ता है और उस बात को रखता है वो। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो पिछले 65 साल से पेंडिंग पड़े हुए विषय हैं और जिनको हर बार चुनाव में उठाया जाता है वो पेंडिंग नहीं रहते विषय और उससे संबंधित निपटारे कर दिए गए होते, उन सबको जो जहां जहां जैसे जैसे कसूरवार है उनको निकाल कर दिया गया होता, उनके सारे चैप्टर बंद कर दिए गए होते, तो ये हर बार विषय नहीं उठते। हर जगह पर ये जो विषय उठते हैं इनसे कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों को लाभ होता है, तभी ये उठते हैं और लाभ होता है यानी उनका वोट बैंक बढ़ता है। बिल्कुल सही है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने तो कहा है कि भाई मजहब से नहीं चलेगा देश चलेगा संविधान से और सबको न्याय देने से। तो न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, और जो जहां कसूरवार है, जहां जहां जो गलत हुआ है उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। उसके कारण से लोकसभा क्षेत्र में ये विषय नहीं उठेंगे। ये तब तक विषय बने रहेंगे जब तक ये विषय लोगों के जहनों में बने रहेंगे। नहीं, लेकिन प्रवीण तोगड़िया ये कहते हैं कि फला मजहब के लोगों को यहाँ पे जमीन मत दो और अगर उन्होंने जमीन खरीद ली तो उनसे वापस लो, उनको यहाँ बस में मत दो। तो उनका ताल्लुक जो है वो आरएसएस से भी है, आप जानते हैं इस बात को। और आरएसएस एक ऐसी तंजीम है जहां पर जो है वो तरबियत दी जाती है कि कैसा आपका अखलाक होना चाहिए, कैसा आपका किरदार होना चाहिए। फिर अगर उससे जुड़े हुए लोग इस तरह की बातें करते हैं तो फिर किससे लोग जो है उम्मीद करेंगे? ऐसा है कि प्रवीण तोगड़िया जी ने क्या बयान दिया, कैसे दिया, ये तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने पिछले 2-1 साल से उनका कोई तर्क वाला बयान सुना नहीं। हो सकता है उससे पहले कि अभी जैसे मीडिया दिखाता है, उमा भारती का एक बयान दिखाता है, लेकिन उसके बाद की बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे हमारे कमाल फारूकी जी हैं, कभी किसी एक राजनीतिक दल के हिस्से रहे होंगे, उस समय उन्होंने कोई बात कही होगी, उसको कोई आज दिखाए तो आज के संदर्भ में वो चीजें नहीं है। जैसे इन्होंने अभी ध्यान कराया कि 6 महीने पहले, अभी तो जांच चल रही है उस विषय में, 6 महीने पुराना दिखा करके, और कहीं ना कहीं मीडिया ने कोशिश करी कि मैं तो मीडिया की वो भी करता हूं कि मीडिया ने इस बात को दिखाया तो कम से कम लोगों को सजा मिलने शुरू हो गई। लोग बाकी जगह पर इन बातों को नहीं उठा रहे। एफआईआर हुई तो इसलिए, लेकिन एफआईआर हुई उनके ऊपर तो इसलिए हुई जी। सवाल ये तो है कि अगर मीडिया ने उनको दिखाया, कोई बात 6 महीने पहले कही गई है, मान लिया 6 महीने पहले की है वो, लेकिन जो बात गलत है वो तो चाहे 1 साल पहले कही गई हो, मान लो 84 के दंगों के बारे में बात की जाएगी तो आज भी गलत है। ठीक है, उसके संबंध में न्याय मिल जाएगा। अगर मान लो कोई सिख अभी भी बोल रहा है किसी विषय पर तो वो इसलिए बोल रहा है कि उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, और आप कहोगे वो विषय ना उठे तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि चुनाव में ही ये विषय। ऐसे ही जैसे 2002 के दंगों के अब जैसे आज 2002 के दंगों के आधार पर 2002 के दंगों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। अभी राजनीतिक दल कितना भी कुछ कहें अब वो नहीं चल पा रहा। ऐसी अगर बाकी सब दंगों में तो कैसे डलार दंगे हुए जगह जगह पर उनके बारे में न्याय हो चुका होता तो ये बात उठती ही नहीं। 84 के दंगे हैं वो भी जो है वो कोर्ट में है। बिल्कुल,
वो जो जिसका फैसला जल्दी से एक बात सुनिए, 2002 और 84 में बड़ा अंतर है। 84 आज कितने साल हो गए, आज तक न्याय नहीं मिल पाया। और आप कहोगे कि चुनाव में वो विषय ना उठाए, कैसे नहीं उठाए? ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं कमाल फारूकी साहब, क्या लगता है? जैसे मैंने कहा, अभी सियासी मामलों के भी जानकार है, सियासी पार्टी से भी आप जुड़े हुए रहे हैं और एक बयान के चलते हुए आपको पार्टी छोड़नी पड़ी थी। क्या लगता है, ये बयान जो है ऐसे ही दे दिए जाते हैं या बाकी प्लान भी होता है और उनको पता रहता है कि टारगेट क्या है, अगर मैं ये बात कहूंगा तो इससे ये फायदा होगा मेरी पार्टी को या मुझे खुद जाती तौर पर ये फायदा होगा? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। एक बात तो यह है कि जो पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोग बाग हैं, चाहे कमाल फारूकी साहब हो, चाहे नीमा गुल साहब हो, चाहे गिरीश भाई हो या कोई और हो, हमको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर एक एक्शन जो है वो मीडिया में कहीं ना कहीं कैच हो रहा है और मीडिया को पूरा इख्तियार है किस वक्त उसको दिखलाता है, किस वक्त नहीं दिखलाता है। ये उसकी पब्लिक फिगर है, तो हमको हर स्टेटमेंट देते वक्त उस बात का तुलना करनी चाहिए कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है या गलत है। आपने चूंकि मेरे स्टेटमेंट का कई जगह रेफरेंस दे दिया, तो मुझे चलते चलते मैं बता दूं कि मैंने आज की तारीख तक भी उस स्टेटमेंट के ऊपर अपना उसी तरह से कायम हूं, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट था मेरा कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट था। और उसको बाद में फिर हमारे होम मिनिस्टर ने तकरीबन उन्हीं बल्कि उनसे ज्यादा सख्त अल्फाज में तमाम होम मिनिस्टर्स को पूरे स्टेट के अंदर भेजा। लेकिन मैं इस वक्त विषय ये नहीं है, विषय जो है तो विषय ये है कि जो तल्ख बातें हो रही हैं इस वक्त और जो आपस में नशे के दरार पैदा करने वाली बातें हो रही हैं, गलत स्टेटमेंट पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं। कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, कुछ उसका किसी ने और दूसरा इल्जाम लगा दिया, इसको भी मैं डिफेंड नहीं करता, लेकिन चलता है वो। लेकिन अगर आप पूरे मुल्क के मिजाज के खिलाफ और उसके मुल्क की जो सालमियत है उसके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, अगर वहां पर रहने वाले दो भाइयों के दरमियान में ऐसा आप डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं कि नफरत की बुनियाद पर आप जो है ना स्टेटमेंट जो कर रहे हैं, ये नफरत वाले स्टेटमेंट जो है ना, वो नफरत वाले स्टेटमेंट तो किसी हालत में भी डिफेंड नहीं किए जा सकते। चाहे वो किसी ने अपने कमरे के अंदर बैठ कर दिया हो और वीडियो से बाहर आया हो, चाहे इमरान ने बाहर कहा हो, और वो चाहे 6 महीने कहा हो या 1 साल पहले कहा हो। मतलब कि ऐसे तमाम लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होना चाहिए कि वो कभी बाद में ऐसा कोई स्टेटमेंट न दे पाए। जैसे परवीन साहब की बात हुई, डॉक्टर साहब हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि वो तो लोगों की जान बचाने वाले आदमी हैं, इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं जो कि लोगों के को अंदर तक दिलों तक चीर जाए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि 1.5 साल से बिल्कुल खामोश थे, अचानक उन्होंने एक ऐसी बात करी है जो कि आरएसएस वाले भी किसी तरह से डिफेंड नहीं कर सकते, कोई आरएसएस का आदमी उसको डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है, एक तरफ तो आप डिफेंड नहीं कर सकते और दूसरी तरफ आप मीडिया के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया था, जबकि उनका गुजराती में ओरिजिनल हर जगह टेप दिखलाया जा रहा है। तो आप ये कहिए कि उनका स्टेटमेंट गलत है। अगर इमरान का स्टेटमेंट गलत है तो अफजल भाई ने हिम्मत करके कहा, कहना चाहिए कि स्टेटमेंट गलत है। अगर मसलन गिरिराज साहब ने अगर वो बात कही है तो उसको सब लोगों को मिलकर कंडेम करना चाहिए, बल्कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे आदमियों का इलाज जो है या तो कोई पागल खाना हो या वाकई उनको पाकिस्तान भेज दीजिए, ताकि उनको पता रहे कि पाकिस्तान के अंदर कितनी जुल्म और ज्यादती होती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट देना जो है वो मुल्क के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ इतना कहकर काम नहीं चल जाएगा कि नहीं हम इसको कंडेम करते हैं। कंडेम मत कीजिए, गिरिराज के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जानी चाहिए कि दोबारा इलेक्शन में लड़ पाए वो। बिल्कुल कमाल साहब, आपने जो तवज्जो दिलाई वो सही है। इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट और है। मिसाल के तौर पर इमरान मसूद ने स्टेटमेंट दिया, हम ही ने उसको कंडेम किया था। सबसे पहले मैंने ही कब पार्टी की तरफ से उस रिएक्शन दिया था कि हमारी पार्टी इस तरह के बिल्कुल स्टेटमेंट के खिलाफ है और ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद उनके खिलाफ FIR हुई, उनको 14 दिन के लिए हिरासत में रखकर जेल भेजा गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक ही जुर्म जैसे जुर्म के लिए आजम खां को बुक किया गया, उनके खिलाफ FIR हुई और अमित शाह साहब के खिलाफ हुआ। लेकिन अमित शाह साहब जो हैं उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया तो उनको इलेक्शन कमीशन ने फ्री कर दिया कि जाइए आप कैंपेन करिए। हालांकि आप जानते हैं कि जो इस तरह के मिजाज के लोग हैं उनका पूरा बैकग्राउंड है, उनके ऊपर 3 एनकाउंटर के केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी। उनको डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं गया, शहर बदर नहीं किया गया था, उनको स्टेट बदर किया गया था, यानी उनको गुजरात से तड़ी पार किया गया और बहुत दिनों तक वो गुजरात में दाखिल नहीं हो सकते थे। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे। उसको आप आजम खान के बराबर की सजा देते हैं, लेकिन आजम खान को आपने इजाजत नहीं दी। मैं कोई आजम खान का डिफेंडर नहीं हूं, लेकिन एक ही कानून को 2 लोगों पर आप अलग अलग तरीके से अप्लाई करेंगे, ये बड़े सोचने वाली बात है। उसी तरह से इमरान मसूद ने कहा कि मैं बेटी बेटी कर देंगे हम लोग, बहुत खतरनाक बड़ी गलत बात है।
लेकिन राजस्थान की चीफ मिनिस्टर सिंधिया साहिबा, उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तो हम दिखाएंगे कौन किसकी वोटिंग करता है। तकरीबन वैसा ही बयान। ना आज तक उनके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर हुआ, ना उनके प्रचार पर कोई पाबंदी लगी, ना उनको जेल भेजा गया और ना ही अमित शाह को जेल भेजा गया। इस देश के अंदर जो कानूनी इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, कम से कम उनके इकदाम से ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आपका किसी एक फिरके के लिए आपका एक्शन जरा डिफरेंट होता है, दूसरे के लिए डिफरेंट होता है। इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। इससे मुझे लगता है कानून का राज नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर सोच का राज। आप एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट था मेरा, जिसको फिर इतना वावेला हुआ। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट था। ये बवाला बचता क्यों है, इस तरह की जो है वो स्पीचीज आती क्यों है, इस तरह के बयान क्यों आते हैं जिनसे जो है समाज को बंटने का खतरा रहता है या फिर समाज को बांटने की कोशिश की जाती है। इस पर हम बात करें, हमारे अनुसार में वक्त होगा एक ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल और आज हम बात कर रहे हैं हेट स्पीचीज की, ऐसे बयानों की जिनसे समाज को बंटने का खतरा रहता है। क्यों नेता, क्यों हमारे लीडर्स जो है वो ऐसी बयानबाजी करते हैं, क्यों समाज को बांटने की कोशिश करते हैं? क्या सोची समझी जो है उनकी वो साजिश होती है या फिर ऐसे ही जो है वो जज्बात में बहकर के अपनी बयानबाजी कर देते, अपनी बात कर देते हैं? इसी पर हम बात कर रहे हैं। और आपको नहीं लगता गिरीश जी कि जैसे हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मकसद होता है वोटों का पोलराइजेशन करने का और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने का या खुद को चमकाने का। बिल्कुल होता है। तो जब सबको पता है इस बात का और पार्टियों को भी पता है, तो पार्टियां जो है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, या वो तंजीम है जिनसे वो जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, वो क्यों नहीं करती? एग्जैक्टली ऐसा है कि मान लो कोई कश्मीर जाएगा और कश्मीर में जो पिछले 20 वर्षों से अपने ही देश में विस्थापित बने हुए हैं, उनकी कोई बात उठाएगा, उनके दर्द को कोई बयान करेगा, तो कहीं ना कहीं दूसरी कौम के लिए वो ऐसा लगेगा जैसे कि ये इनके प्रति हैट फैलाया जा रहा है। अगर सरकार ने वो काम जल्द से जल्द उनको वापस भेज दिया गया होता तो ये कश्मीर का विषय दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने का ना राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलता, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलता। ये जो कारण है, कहीं ना कहीं हमने कारण छोड़े हुए हैं जानबूझ करके। एक बार के चुनाव को जीतने के बाद में दूसरी बार उस चुनाव को जीतने के लिए हमने मौके छोड़ रखे। हर बात पे कुछ मुद्दे हमने राजनीतिक दलों ने तय कर रखे कि भाई ये मुद्दा हमारे को इसने इस बार फायदा पहुंचाया था, ये दूसरी बार भी मुझे फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे मुद्दों को लेकर के उन्होंने एक अपनी पूरी लाइब्रेरी बनाई हुई है और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उन राजनीतिक दलों के दबाव में काम करता है। किसी केस को तेज गति से कर देता है, किसी केस में वो ब्रेक लगा देता है। नहीं वो ठीक है, और उसके कारण से अगर वो सब मुद्दे रहते हैं। अब मान लो अब मान लो कश्मीर का कोई विषय उठाता है तो क्या वो गलत उठा रहा है? क्या वो कश्मीर के लोगों को जो विस्थापित हो रखे अपने देश में, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो नफरत पैदा कर रहे हैं देश के अंदर, और वो उसके लिए कहीं ना कहीं देश की जो सरकारें रही हैं वो उसके लिए जो है गुनाहगार हैं। इसकी सजा उनको मिलने के साथ साथ अगर एक भी व्यक्ति इन सब कारणों से कब्र में पहुंचता है या पंच तत्व में विलीन होता है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की निकम्मापन, उदासीनता के कारण से है, जिसके कारण से समाज में जहां अपनापन होना चाहिए था वह परायापन बना हुआ है और उस परायापन का राजनीतिक दलों को लाभ मिल रहा है। गिरीश भाई, आपकी सारी बातें बहुत अच्छी रही। अब आपने जैसे मिसाल के तौर पर एक कश्मीर के पंडितों का मामला उठाया, हम सब आपके साथ हैं इस मामले के अंदर। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह देगा कि उनको उनकी जगह पर वापस नहीं पहुंचना चाहिए, और जिन लोगों ने जुल्म किया था वो खुद भी शर्मसार नजर आते हैं, कहते हैं भाई वापस लिया जाए। लेकिन बिल्कुल सही बात है, ये एक पॉलिटिकल लोगों ने, पार्टीज ने बना दिया। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना कि हम आम कश्मीरियों के ताल्लुक से हेट कर गलत नहीं करेंगे ना। अगर उन्होंने कोई गलती करी और पंडितों को बाहर निकाल दिया, कोई भी वजह रही हो, लेकिन नहीं निकलना चाहिए था ना। तो आप उसका मुकाबला गिरिराज से तो नहीं कर सकते। सजाएं जो है ना हर जगह पर बराबर की होनी चाहिए। मेरे कहना है कि तुरंत होनी चाहिए। कुछ चीजों पर तो आप तुरंत एक्शन कर दो कि भाई ये बहुत गलत है, और कुछ चीजों को तुम छोड़ दो। अच्छा, मेरा कहना है जिसके साथ जो जहां जहां गलत हुआ है, मेरे कहना है एक जैसा सारे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए आपका व्यवहार, सरकार का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। नहीं होता ना, और वो होना चाहिए। आज तक नहीं होता था, वो राजनीतिक दलों की कमियां थी। मुझे लगता है कि अब अच्छे दिन आने वाले, सबके साथ अच्छे न्याय होने की सिर्फ ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जो गिरिराज साहब ने जो कहा, जो तोगड़िया साहब ने जो कहा,
जो बेनी प्रसाद कह रहे हैं, जो इमरान मसूद ने कहा, जो सिंधिया ने जो कहा, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है ना। कहाँ ऐसा हो रहा है? आज नियंत्रण में इसके है अपने इलेक्शन कमीशन के, कांग्रेस के नियंत्रण में ना होने के कारण से इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में तो आज हो रहा है। ऐसी 65 साल लगातार होता तो ऐसा कोई मामला ही नहीं बचता। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने अभी कहा, ठीक है ना, मैं तुगड़िया की बात करता हूं। मैं जिसके बारे में गलत कहा है उस पर एक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन एक्शन कर रहा है। तुगड़िया ने, राजनीतिक दल एक्शन नहीं करते थे। तुगड़िया ने अभी जो बयान दिया उसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी ने की है। ठीक, बोला नरेंद्र मोदी ने बोला, उन्होंने कहा संघ परिवार के लोग हैं, ये आपके परिवार से इनका ताल्लुक। मैं जो समझता हूं, देखिए आप भी मेरे परिवार के सदस्य, मैं आपको बताना हूं अपनी, मेरा ये मानना है, वैसे तो हम सबका एक ही परिवार है, लेकिन क्योंकि सरकार भारत को बनाना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि परवीन तोगड़िया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं जानता हूं, इसलिए तो गुजरात सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और इलेक्शन तोगड़िया जी का और इस वक्त मोदी जी का करना है, जो कुछ करना है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, देखिए कभी भी कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन कह देता है कि इनको हमने बैन किया, इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। एफआईआर 20 दिन हो गई, अब कानून अपना काम करता है, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। नहीं करेंगे, वजह बता देता हूं आपको क्या है, और आप भी जानते हो उसकी वजह, कि परवीन तोगड़िया और मोदी में 36 का आंकड़ा है। बदकिस्मती की बात है आप लोगों की कि 36 का आंकड़ा है, वरना तो मोदी जो है उनको तो ऐसे लोग हेल्प करते थे पहले, ऐसे ही लोगों ने हेल्प किया उनको, जो आज वो यहां तक पहुंचे हैं। अच्छा, तो वो मेरा कहना है, बात हो गई। आप ये बताइए साहब, नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपके टेलीविजन चैनल पर ये जता रहा हूं कि उनके खिलाफ गुजरात की सरकार कोई काम नहीं करेगी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि कोई मुसलमान हिंदू डोमिनेटेड एरिया में मकान ले, उसको मत रहने दो, उसको मत रहने दो, उस पर टमाटर फेंको, उसको थूको, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं, टमाटर फेंकना और थूकना, कानूनी दायरे में इसके ऊपर कोई सजा नहीं है। इसलिए तुम ऐसा काम करो, उनके यहाँ जाकर के रोज शाम को गाना बजाओ, कुछ इस तरह से करो ताकि उसको परेशान किया जाए। नहीं तो जबरदस्ती कब्जा कर लो, क्या होता है उससे? राजीव गांधी के कातिलों को अभी तक फांसी नहीं हुई, तो आपको क्या हो जाएगा? इस तरह की जो बातें वो कर रहे हैं, जो इत्तेफाक की बात है अफजल भाई, दूसरी मरतबा फिर वो अखबारात वगैरह मीडिया में भी नहीं आ पाई। मैंने उनका स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, और मैं ये काम पहले कर चुका हूं। हाँ, ये काम मैं पहले कर चुका हूं। आदमी पहले ही जेल होनी चाहिए थी। निम्न साहब, आपका ताल्लुक कांग्रेस से, कांग्रेस के भी कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं, जैसे आपने अभी जो है बेनी प्रसाद वर्मा का नाम लिया है, और ये भी फहरिस्त कम नहीं है। आपके इमरान मसूद जो है पहले पार्टी में आए, फिर चले गए, फिर वापस पार्टी में आ गए, उन्होंने बयान दिया। अब उनको निकालने के बजाय आपने भी जो है उनको जो है वो चुनावी मैदान में जो उतार कर रखा है। बताइए क्या कार्रवाई की? पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं, आपको याद होगा कि सलमान खुर्शीद साहब ने एक बयान दिया था। मैं जो बयान दिया गया था उस पर मैं टीवी डिबेट में गया था, और मैंने गीता के हवाले से एक कोटेशन दी थी उस वक्त। लेकिन शाम ही को या अगले रोज सुबह को खुद राहुल गांधी जी ने उनके इस बयान के बारे में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल कहा, एक इतना बड़े लीडर को, इतना बड़ी पार्टी के टॉप लीडर की तरफ से ये एक तरह की चेतावनी होती है। और जो बेनी प्रसाद जी की बात की, एक बयान उनका जब आया, मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी का व्यू नहीं है। उन्होंने मुलायम सिंह जी के बारे में कुछ बयान दिया था। हालांकि मुलायम सिंह जी हमारे साथ मुखालिफ भी है, मुलायम सिंह जी भी तो कम नहीं है ना, वो भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी। अब देखिए, इसमें जो बड़े नेता हैं, उनको बुनियादी तौर पर ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो रिस्पॉन्सिबल रहें, ताकि छोटे नेता उनको फॉलो करें। जब बड़े कोई नेता करते हैं तो जाहिर है कि उसमें फिर छोटा नेता क्या करेगा। कमाल फारूकी साहब, आपको नहीं लगता ये बदकिस्मती है हिंदुस्तानी सियासत की या सियासतदानों की, या उस निजाम की, सियासी निजाम की, कि जब भी कोई इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान आता है या इस तरह की बातें सामने आती हैं जिनसे जो है वो नुकसान होता है हिंदुस्तान की एकता को, यकजहती को, वहां पर जो है पूरी पार्टी या पूरी तंजीम या पूरा संगठन जो है ये बोल देता है कि नहीं, ये तो उसकी निजी राय है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको लगता है ये बहाने हैं, ये बचने की बातें हैं? मेरे ख्याल से हमको ऐसा लगता है, अफजल भाई ने भी ये बात कही है, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के अंदर ये बात जरूर होगी। अनफॉर्चुनेटली ये हिंदुस्तान का इस मामले के अंदर सबसे बदकिस्मत तरीन इलेक्शन है कि जिसके अंदर इतनी गंदगी हो चुकी है, पर्सनल अटैक्स इतने हो चुके हैं, इतना हेट स्पीचेज हो चुकी हैं, जो मेरी नजर में आज तक कभी इलेक्शन के अंदर नहीं हुआ। इलेक्शन खुदा करे खैरियत से खत्म हो, हम सब लोग फिर दोबारा एक साथ बैठे, चाहे वो संघ परिवार के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों और दूसरे लोग, सब लोग बैठे हैं
कि भाई कर क्या रहे हैं हम, आगे वाली जनरेशन को देकर क्या जाना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो इमेज है क्या बन रहा है। मतलब हम तो ओपनली वो बातें कर रहे हैं जो कि आदमी घरों के अंदर प्राइवेटली भी नहीं कर सकता। तो हमको खुद इसके ऊपर रेस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा और हमको इसमें चाहे इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली आए या मजीद कोई प्रोविजन ऐसा लाया जाए, ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। और हमारे मसाइल में आज हम यही बात कर रहे हैं कि जो गलत बयानबाजी है या हेट स्पीचीज है उनको कैसे जो है उनसे लोग परेशान है या फिर कैसे जो है समाज के बटने का खतरा रहता है। यहाँ पर एक और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की आवाम पर इन बयानों का क्या असर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का इस्तकबाल है। हमारे मसाइल में आज हम बात करें नफरत अंगेज बयानबाजी की, हेट स्पीचेस की। क्यों इस तरह के जो है वो बयान आते हैं, क्यों नेता जानबूझ करके ऐसे बयान देते हैं जिससे नफरत बढ़ती है या फिर एक समाज जो है वो कहीं अलग थलग होता है, और हिंदुस्तान के अवाम पर इसका क्या असर होता है। चूंकि हमारे मुल्क को एक ऐसा गुलदस्ता कहा जाता है जहां पर अलग अलग किस्म के जो है वो फूल खिलते हैं, फिर क्यों उन फूलों को जो है वो बिखरने की जो है या फिर ऐसा खतरा पैदा हो जाता है ऐसे बयानों से कि उनको अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। गिरीश जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो हमारी हिंदुस्तान की जो एक संरचना है, जो एक यहाँ की तहजीब और सकाफत है, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है और हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है? ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो एक जन एक देश एक राष्ट्र की भावना भारतीयों के बीच में डालने की कोशिश होनी चाहिए थी। पूरे सब भारतीय एक भारतीय हैं, एक भारत है और हिंदुस्तान की कोई कड़ी कमजोर ना रहे। मजबूत हिंदुस्तान तभी बन पाएगा जबकि कोई उसकी कड़ी कमजोर ना रहे। तो इस ओर जो बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। सरकार अगर पूरी ईमानदारी से भी काम करे तो मुझे लगता है कि वो 30% बदलाव ला सकती है। 70% बदलाव भारत की जनता को लाना पड़ेगा। वो सामाजिक आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर हमारे को लाना पड़ेगा। जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में भेदभाव दिखाई देता है या कहीं ना कहीं अफसर्स को भी अगर हम भेजते हैं लद्दाख या हिल वाले इलाकों में, दूर दराज के दुर्गम इलाकों में भेजते, तो वो भी मना करता है कि मुझे मत भेजो, मुझे वापस ले आओ। ऐसी कहीं ना कहीं अध्यापक भी, किसी अध्यापक को हमने पढ़ने के लिए गांव के इलाकों में भेजते तो वो भी अपने आप को रोकता है, सुविधा भोगी बनता चला जा रहा है। यानी वो ये नहीं मानता कि मैं ये सुविधाएं गांव में भी खड़ी कर दूं, ये सुविधाएं मैं भारत के कोने कोने में खड़े कर दूं। इस मानसिकता से भी हिंदुस्तान के व्यक्ति को निकालना पड़ेगा। और इसके कारण से जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव के कारण से कुछ बातें उसके साथ जुल्म के रूप में सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाली बन जाती हैं। तो मेरा यह कहना है कि समान रूप से भारत का विकास हो, इस ओर अगर हम बढ़ेंगे तो ये जो हेट वाली बातें हैं, जो कहीं ना कहीं हमें भी हेट वाली लगती हैं या व्यवहार में से लगता है कि ये हेट वाली है, लेकिन उनकी जड़ों पर जाकर के उस कारण को समाप्त करने की आवश्यकता है जिसके कारण से ये बातें निकल करके आ रही हैं। तो देखिए आपकी बात है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। मुझको सिर्फ ये बता दीजिए कि जो मिस्टर टुगड़िया हैं उसका इससे क्या लिंक है? और प्रत्येक हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तान में कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, उसको अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। एक समाज की गलतियां नहीं दिखाई देती, दूसरे समाज की गलतियां दिखाई देती, दूसरे समाज को दूसरे समाज की गलतियां दिखाई दे रही हैं। जब तक ये भाव नहीं आएगा कि दोनों ही समाज एक हैं, दोनों ही भारतीय हैं, और जो कोई भी जिसके साथ जुल्म हो रहा है और जो जुल्म कर रहा है वो भारतीय है, जब भारतीय वाला भाव जागृत होगा, इस भाव को जागृत करने में कहीं ना कहीं ख्याल जो है आपके ध्यान में क्यों आ रहा है कि मुसलमान जो है वो किसी के खिलाफ ज्यादतियां कर रहे हैं? क्योंकि प्रवीण तोगड़िया का बयान आ रहा है कि जातियां कर रहा है नहीं कर रहा। मैं कहीं ना कहीं मीडिया में ही, अब मैं मीडिया को भी बोल सकता हूं, मीडिया कई तरह की ऐसी चीजें दिखाता है जो कहीं ना कहीं मुसलमान की विरुद्ध जाति भी दिखाई देती है, चाहे किसी के जहन बनाती है। ऐसा एक बात बताइए, जहन बनाती है, बात नहीं कर रहा, लेकिन कई मीडिया में आने वाली बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं परायापन पैदा करती हैं। हमारे को प्रत्येक को भारतीय की ताकि जड़ों से जोड़ना है, हिंदुस्तान की जड़ों से जोड़ना है, और तभी सब मजबूत हो पाएंगे। तभी जो है हम जो है प्राणवायु देने वाले बन पाएंगे, हम फल फूल देने वाले बन पाएंगे, हम छाया देने वाले बन पाएंगे। लेकिन जो भारतीयता के साथ जोड़ना चाहिए, जो खुदगर्जी से व्यक्ति को निकालने का काम होना चाहिए सरकार और समाज के द्वारा, उसकी कमी दिखाई देती है। गिरीश जी, आपका ताल्लुक आरएसएस से? हाँ बिल्कुल है। ठीक, तो आपकी एक सोच है, आप बड़ी अच्छी बातें यहाँ कह रहे हैं, हम बड़े मुतासिर हैं उससे। लेकिन हमारा ये बताइए कि तोगड़िया साहब
या गिरिराज जी भी शायद आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, जब इस तरह के बयान ये लोग देते हैं तो आप नहीं समझते कि आपकी संस्था का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और लोगों के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि नफरत की राजनीति कर रहा है। जो सबसे बड़ा भय है या सबसे बड़ा जो शिकायत है वो यही है कि आप इस देश में अकलियत से अक्सरियत को डराते हैं, यानी जो हमारे देश की माइनॉरिटीज हैं उनसे आप मेजॉरिटी को डराते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत हिंदुइज्म के बारे में मैं भी जानता हूं। हिंदुइज्म की सबसे बड़ी जो फिलॉसफी है ये कोई मजहब नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा आरएसएस कोई मजहबी संगठन, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो किसी मजहब को हम बढ़ावा नहीं देते, इसमें निकल करके आता है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जो मजहब इतना टॉलरेंट हो कि उसने हर एक को इस मुल्क में आने दिया और यहाँ रहने की इजाजत भी दी और उनके साथ अकोमोडेशन भी किया, आपके यहाँ कन्वर्जन भी हुआ, मुसलमान भी बने, बुद्धिस्ट भी बने, ईसाई भी बने, सब कुछ बने। मैं समझता हूँ हिंदुइज्म के उसके बावजूद यहाँ मुसलमान हमलावर आए, आकर के रह भी गए, यहाँ पर बाकायदा 800 साल हुकूमत की। उससे पहले बुद्धिस्ट लोग आए, उन्होंने भी यहाँ पर काफी अपना असर डाला। क्रिश्चियंस भी आए, यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने भी अपना असर डाला। लेकिन उसके बावजूद देश की 80% आबादी आज भी हिंदू है और हिंदू बाई बर्थ होता है, बाई कन्वर्जन कभी नहीं होता। इसलिए 80 करोड़ हिंदुओं और 80 से भी ज्यादा करोड़ हिंदुओं को इस देश में जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है टॉलरेंस, वो है उनके मजहब का अकोमोडेशन, दूसरों को अकोमोडेट करने की जो सलाहियत है। माफ कीजिएगा, जो तोगड़िया जैसे लोग हैं या गिरिराज जैसे या उससे पहले बहुत सारे लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उमा भारती जी हैं जिन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीरें की हैं, ये हिंदू समाज को ये दिखा रहे हैं कि हमको माइनॉरिटी से डरना चाहिए, उनको कायर बना करके पेश करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो समझता हूं कि आप बड़े भाई हो, छोटे भाई को तो आप एक थप्पड़ भी मार सकते हो, आपको अखलाकी हक है अगर वो गलती करे, लेकिन आप छोटे भाइयों से बड़े भाइयों को डराने का काम करो, ये तुम्हें खा जाएंगे, ये तुम्हारे पर कब्जा कर लेंगे, इस देश से तुमको भगा देंगे। तो ऐसे लोग क्या हिंदू धर्म की और हिंदू की जो फिलॉसफी है हिंदुइज्म की, क्या उसका अपमान नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से मेजॉरिटी को डरा करके नफरत और भेदभाव पैदा करके वोट को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को तो पिछले 65 सालों में यही ध्यान आता है, जब से मैं पैदा हुआ, होश संभाला और उससे पहले जो मैंने पढ़ा, मेरे को ये ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं खुदा के अलावा और अपनी गलती के अलावा किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी प्रचार करते हुए मैं देखता हूँ राजनीतिक दलों को, एक साहबी होने के नाते, कि वो कहते हैं किसी से डरो, खुदा से डरो ना डरो, मोदी से जरूर डरो। ये बात ध्यान में आती, तो कौन गलत दिशा में हो रहा है। और जिस मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने लेकर के SIT से लेकर के सबने बेकसूर घोषित कर दिया, अभी बेकसूर नहीं, आज भी इसके बारे में, और जो ज्यादातर समझ चुके हैं उसके परायापन पैदा किया। गिरीश जी मैं इससे भी आगे चले, मेरी बात और आपकी बात बहुत अच्छी वाली लगी मुझे। हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं कि आप मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। मैं समझता हूँ असल सर्टिफिकेट उनको उस कम्युनिटी से लेना चाहिए। दुनिया देने वाली है ना, उस कम्युनिटी से लीजिए, जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब ये बताइए कमल, जनता से बड़ा तो कोई नहीं है, जनता उनको सर्टिफिकेट देने वाली है 16 मई को। सुप्रीम कोर्ट का और जनता का ताल्लुक अलग अलग है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जनता सर्टिफिकेट देती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तरह के, देखिए जनता बड़ी है, संसद बड़ी है, इसको कई बार कांग्रेस ने दिखाया है। बहुत सारे कानून पास करे सुप्रीम कोर्ट ने, वो चाहे वो तलाक वाले मामले का लेकर के हो या अभी समलैंगिकता का मामला लेकर के हो, उसको जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की राय दूसरी रही, और अगर चुनाव नहीं होते तो कांग्रेस समलैंगिकता को जायज करार दे देती। ठीक है, अच्छा ये बताइए साहब, कमाल फारूकी साहब, आपको लगता है कि आज भी 21वीं सदी में भी हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं या जो आम शहरी हैं, आम जनता जिनको हम कहते हैं, वो इतनी भोली भाली है कि वो इस तरह के बहकावे में आ जाती है, इस तरह के बयानों में आ जाती है और जज्बाती हो जाती है, वो भी नहीं, या फिर कहीं ना कहीं पोलराइज हो जाती है? देखिए, पोलराइजेशन करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझको अपने हिंदुस्तानी आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर इंतहाई एतमाद है, और जो मर्जी आए कर लें। मतलब हम लोग सब मिलकर
आम वोटर जो है, आम हिंदुस्तानी जो है, वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को बरकरार रखे। सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो इस तरह के चंद बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो आपस में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह से करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जब तक इन लोगों के खिलाफ इकट्ठा नहीं होंगे मुल्क का भला होने वाला नहीं है। चाहे वो टुकड़िया साहब हो, चाहे मुसलमानों में कोई आदमी हो, चाहे सिखों में कोई आदमी हो, ऐसे लोगों की जगह पब्लिक स्पेस में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, उस ऑर्गेनाइजेशन से उनको बाहर का दरवाजा दिखाओ, तब उनकी अकल दुरुस्त होगी। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है, जैसे हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि भाई ये झांसे में आ जाती है पब्लिक भी, कितने भी दावे कर लो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन ये सच्चाई है। और इसका जो है आपने एग्जांपल एक नहीं कई एग्जांपल्स देखे होंगे। सहारनपुर में लेटेस्ट एग्जांपल देखा है आपने कि सहारनपुर के ज्यादातर अकलियती तबके के लोग इमरान मसूद के पीछे हो गए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तबके के अंदर एहसास महरूमी होगा, एहसास महरूमी जब समझते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। उनको एहसास होगा कि हमारे राइट्स हमको नहीं मिल रहे हैं। उस दरमियान में कोई भी जज्बाती बात करेगा, लोग उसकी तरफ झुकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो है सेकुलरिज्म। और बाबरी मस्जिद में बाबरी मस्जिद का जब सानहा हुआ और जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद मुल्क के ये हालात थे कि अक़लियती फ़िरक़ा यानी मुसलमान ट्रेनों में सफर करने से डरता था। जब बसों में लोग जाते नहीं थे, कम से कम 6 महीने ऐसा दौर चला। 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, लोग उसको भूल गए थे उस वक्त और ये समझते थे कि शायद इस घर में, इस मुल्क में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं मुबारकबाद मुसलमानों को नहीं देता हूं जिनके ऊपर जुल्म हुआ था। मैं मुबारकबाद उन हिंदुओं को देता हूं जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरी ताकत के साथ इस मुल्क के सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई लड़ी। जो हमारे गिरीश साहब बैठे हैं, ये जिस तरह से काम करते हैं, जैसे बताते हैं, मैं तो दुआ करता हूं ऐसे लोग सारे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह की बात ये कह रहे हैं, तो सबको जोड़ना चाहते हैं, सबको एक बराबर का फल देना चाहते हैं। लेकिन वो पार्टी जो सबको बराबर का फल देना चाहती है, आरएसएस के नजरिए से चल रही है। उसने 15 साल के अंदर गुजरात के अंदर मुसलमानों को किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदार नहीं बनने दिया, किसी एक ओहदे पर नहीं बिठाया, उनको एमएलए का टिकट नहीं दिया, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। आज ये इतना जबरदस्त इनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है, उसके बावजूद आज जब हम 2014 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 445 5 टिकट दिए थे उन्होंने। नहीं, 2 टिकट, 2 पश्चिम बंगाल में, 2 अकलियत में 11 कश्मीर में, मतलब ईसाई भी अकलियत में आते हैं। मैं सिर्फ मुसलमान की बात कर रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 2 लोगों को टिकट दिया उन्होंने, 2 लोगों को टिकट दिया। आज तक किसी ने डिनाई नहीं किया। आप कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। मेरा सवाल यह है, ठीक है, कि दूसरी बहुत सारी पार्टियां हैं, हम उन पर इल्जाम लगाते हैं कि ये टिकट तो बहुत सारे दिए, जीते तो कुछ भी नहीं, आप टिकट ही देकर दे दो यार, हारने के लिए दे दो। आप मेरा एक बार ये पूछना है कि जवाब दे दो उसका। एक सेकंड, इस समय पर 110 हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं गुजरात के अंदर, मुस्लिम्स। मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे जिस स्तर पर हमारे साथ कार्य करता है, धीरे धीरे करके हम कार्यकर्ता का विकास कर रहे हैं, उसका दायरा बढ़ाते हैं। जीते हैं तो वो बीजेपी से जीते हैं, कांग्रेस का एक भी नहीं जीता। 7 लोगों को हमने जो है विधायक का टिकट दिया राजस्थान में। जी मैं आपको रोक रहा हूँ। और वहाँ पर 368 जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वहाँ पर। हिंदुस्तान में जो है बीजेपी की बात है, हिंदुस्तान में जो है वो कांग्रेस पार्टी अक़लियती तबके की सबसे ज्यादा हिमायती पार्टी बनने की कोशिश भी करती है, और लोग ऐसा मानते भी हैं। कुछ काम भी इन्होंने ऐसे किए कि वाकई हिमायती हो सकती है। लेकिन क्या वजह है कि दिल्ली में भी एक भी टिकट नहीं दिया आपने? क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 10% के करीब आबादी है, एक भी टिकट वहां जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में नहीं दिया गया? क्या वजह है कि राजस्थान के एक भी मुस्लिम लीडर को पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्यों नहीं उतारा गया? आप बताइए, हरियाणा में क्यों नहीं दिया गया, हिमाचल में क्यों नहीं दिया गया, उत्तराखंड में क्यों नहीं दिया गया? देखिए, मैं आप बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हैं, खुद क्या है? आप ये देखिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर हम कितने एमएलए बनाते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, नहीं रहे हैं? आप बताइए, कैप्टन अयूब कहाँ से थे? 2 बार रहे हैं, कई बार रहे, ऐसे कई लोग रहे, ऐसे कई लोग रहे हैं। तो किसी चुनाव में, लेकिन आप बाय एंड लार्ज देखेंगे तो कांग्रेस, असलम शेर खान मध्य प्रदेश में, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं उनके नाम, गुफरान आजम साहब लड़ चुके हैं लोकसभा, वहां से कई लोग लड़ते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये हमारे जो आप गवर्नर हैं उत्तराखंड के, वो भी वहां से रह चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ
पूरी कोशिश, ये हमारी लड़ाई तो हर पार्टी में चलती है मुस्लिम्स की, कि हमको कांग्रेस में भी है, हमारे यहाँ भी होता है। लेकिन आप देखें आज हमारी कैबिनेट के अंदर 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जब एनडीए की सरकार आई, पहली सरकार तो नहीं, एक भी नहीं था, पहले मिनिस्टर स्टेट रहे कई दिनों तक, कई 2 साल तक कम से कम मिनिस्टर स्टेट रहे शाहनवाज, बाद में उनको प्रमोट करके कैबिनेट में लिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जैसे यहाँ लोगों को तो जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ, कानून के साथ साथ आम आवाम, आम जनता ऐसे लोगों को कैसा सबक सिखाए और कैसे सबक सिखाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल, और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की, ऐसे लीडर्स की जो नफरत वाले बयान फैलाते हैं, नफरत के बयान देते हैं, नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और अब कमाल फारूकी साहब, आप बताइए, कानून के भी जानकार हैं आप, और चूंकि सारी चीजों को जो है वो आप अपने नजरिए से देखते हैं, क्या लगता है आपको, कानून तो अपना काम कर देता है, आम लोग कैसे ऐसे नेताओं को जो है वो सबक सिखाए, क्या उनके पास जरिया है और कैसे उनको जो है वो सबक सिखाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पूरा जो सिस्टम है हमारा, पुलिस सिस्टम है, उस पुलिस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि हमने ये देखा है कि ऐसे लोग एस्कॉर्ट फ्री हो जाते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। आज तक हिंदुस्तान के अंदर जितने फसादात हुए हैं, जबकि हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वहां का जो पुलिस ऑफिसर और डीएम अगर चाहे, कोई फसाद नहीं हो सकता, लेकिन आपने आज तक किसी पुलिस ऑफिसर को नशे के चार्ज होते हुए देखा है? किसी को सजा मिलती हुई देखी है? जब तक हमारे पुलिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब तक मुल्क के तय ये बात नहीं होगी कि भाई आप पॉलिटिक्स जो मर्जी आया करते रहिए, लेकिन नफरत का बाजार मत फैलाइए, क्योंकि नफरत फैलाने के बाद जो है आप मुल्क के अंदर जो खेती कर रहे हैं, उसका जो आप उससे जो फल मिलेगा वो नफरत अंगेज मिलेगा, जहरीला ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर मुल्क से मोहब्बत है, ऐसे लोगों की जबान को लगाम देनी पड़ेगी। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को और ऐसी तंजीमों को भी जो है एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? क्या कहेंगे साहब, आपको कैसे आम लोग? मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे को सबको न्याय तुरंत पहुंचाना चाहिए, और न्याय प्राप्त करने के लिए उसे अपना घर ना बेचना पड़े, है ना, तुरंत उसको न्याय मिले और उचित न्याय मिले। इसकी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक मामले, क्योंकि सब पड़ोसी हैं और पड़ोसी का हक अपने से बड़ा माना गया है इस्लाम में, तो बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये है कि हक जो है किसी का छीने नहीं। जब ये शुरू हो जाएगा तो हर हिंदुस्तानी एक दूसरे के हक का ध्यान रखेगा और उसको न्याय तुरंत मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो चीजें बढ़ती जाएंगी। अब व्यक्ति होता है, जज्बाती होता है, किसी के साथ अन्याय देखते हुए लगता है, उसे कहता है कोर्ट तो बाद में न्याय करेगा, मैं पहले न्याय कर दूंगा, और वो दंगों के रूप ले लेती है। इसलिए कानून कई बार व्यक्ति अपने हाथ में लेता है, और उसके साथ क्योंकि अन्याय हुआ होता है, उसको न्याय नहीं मिल रखा होता, तो जिनको न्याय नहीं मिल रखा होता वो सब लोग इकट्ठा होकर के जज्बाती हो जाते हैं और एक कानूनी व्यवस्था बन जाती है सामने। और जहां भी ये ध्यान में आया है, और दूसरा ये भी ध्यान में आया है कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतें भी हमारे लोगों का इस्तेमाल करती हैं। तो परवीन तोगड़िया को कौन इस्तेमाल कर रहा है? कौन कर रहा है? जो कौन कर रहा है, जिसको हमारे राजनीतिक दलों को भी इस्तेमाल किया जाता है, वो इसके लिए आप अलग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनो, मेरा कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राजनीतिक दलों को भी इस्तेमाल किया जाता है जनता के विरोध करने के लिए। साहब, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ जो है वो कैसे आम लोगों को एकजुट होकर के काम करना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो तंजीम है जिनसे वो लोग जुड़े गए हैं, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए, और उसके एक्शन लेने के स्तर अलग अलग होते हैं। जिस तरह की आपने बात की है, उस तरह का एक्शन होना चाहिए, और होता भी है। शोकॉज नोटिस इशू किए जाते हैं, उसका जिक्र नहीं किया जाता है, बहुत सारी चीजें बुला करके बात की जाती है, कहा जाता है। हमारी पार्टी में तो कम से कम होता है, और क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो बात कमाल फारूकी साहब ने कही, और अब मैंने पहले शुरू में उठाई थी, कि कानून का इतलाक सब पर बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी आदमी का रंग, रूप, उसका मजहब, उसकी कास्ट, उसका रहन सहन देख करके फैसला किया जाए, उसकी जगह मकाम देख करके फैसला किया जाए। फैसला सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कानून का इतलाक सबके। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस देश के अंदर फिरका परस्ती को दूर करना है, तो आप सिर्फ सियासतदानों को साही और साफ सुथरा करने की कोशिश न करें। एक बहुत बड़ा तबका ब्यूरोक्रेसी में ऐसा है, जिसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं हमारे सियासतदानों को, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। इन सबकी भी तलाशी लेने की जरूरत है। मीडिया के अंदर तो मैं कहता हूं अभी उतना नहीं है, फिर भी आप लोग खड़े होते हो सबसे ज्यादा। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए बहुत सारे मजालिम, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन उसके अंदर भी अब ऐसे लोग आ गए हैं, माफ कीजिएगा,
और कुछ लोगों को बाकायदा इस काम के लिए लगा दिया गया है, तो नफरत के प्रचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आजकल तो खासतौर पर कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ना नहीं लेना चाहिए मुझको, लेकिन मीडिया का एक सेक्शन आज बिल्कुल बिका हुआ है और वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है जबरदस्त तरीके से। वो इस देश के अंदर नफरत की राजनीति की खेती कर रहा है और वो इस देश के अंदर नफरत फैला करके वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए आलयकार बन गया है। मैं समझता हूं कि उनको भी कंट्रोल करने की एक सवाल और, जैसे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अमित शाह और आजम खान और दूसरे लोगों के खिलाफ जो एक्शन लिया है, पहली बार इतना सख्त हमें दिखा है। पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा सख्त है। आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा और इन लोगों के देखिए ऐसे नेताओं की जबान पर लगाम लगेगी? इलेक्शन कमीशन के को भी अभी आगे चलकर और पावर देनी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन अभी सक्षम नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाने के लिए। और इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना चाहिएगा कि जिसका मैसेज सबके लिए एक जैसा जाना चाहिए, अलग अलग मैसेज नहीं जाने चाहिए। आजम खां वाले मामले में और अमित शाह के मामले में जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से रुख अख्तियार किया है, लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस तरह के लोग जो सवाल उठा रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। खुद इलेक्शन कमीशन को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर है हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत के लिए ये हमारा जो मुल्क है, ये एक ऐसी हम बार बार इसको करें कि ऐसा गुलदस्ता है जहां पर सभी मजहब के लोग जो है, सभी मजहब के मानने वाले लोग यहां पर रहते हैं। जाहिर है यहां पर नफरत की गुंजाइश जरा भी नहीं है। नफरत करने वालों को जिस तरीके से जो है वो इलेक्शन कमीशन और पुलिस प्रशासन सबक सिखा रहा है, वैसे ही आम लोगों को एकजुट होकर के जिस दिन पोलिंग होगी, जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपने घरों से निकल करके जब वोट डालने जाए तो ऐसे नेताओं को जरूर जहन में रखें जो नफरत की बातें करते हैं, नफरत फैलाते हैं और बटन दबा करके ईवीएम का उन्हें जरूर सबक सिखाएं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। La